हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम नंबर 1 में। दोस्तों मैं हूं नीरज मौर्य। दोस्तों आज फिर हम एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो आज हम लोग जो है बात करेंगे पूर्व वैदिक काल के बारे में। इसके पहले आपको वीडियो में बताया गया था वैदिक सभ्यता जो है उसका उद्भव कैसे हुआ था, किसने इसका जो है निर्माण किया था, या भी इसका भी जैसे भी पूरी जानकारी के बारे में आपको बताया गया था। तो हम आज हम लोग बात करेंगे पूर्व वैदिक काल। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया था। पहली था हमारा पूर्व वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल के बारे में आज हम लोग पूरे जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको हम बता दें कि लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आपको वीडियोस मिलते जा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के आपको सारे वीडियोस बताए गए। उसके बाद अब हम लोग बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता में। तो वैदिक सभ्यता में सबसे पहले आपका पूर्व वैदिक काल आता है। पूर्व वैदिक काल आपको पता है कि एक जो है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक आपका पूर्व वैदिक काल है, और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक आपका उत्तर वैदिक काल है। अगर हम पूरे ऑल ओवर वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो वैदिक सभ्यता हमारी जो है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक माना जाता है। और सबसे बड़ी अगर हम सभ्यता की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी सबसे बड़ी सभ्यता है माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के 200 वर्षों के बाद जो है हमारी वैदिक सभ्यता आई। और वैदिक सभ्यता का जो है सबसे पहले वैदिक सभ्यता में जो सबसे ज़्यादा नाम प्रचलित रहा है वो आर्यों का रहा है। तो आर्यों के बारे में वहाँ भी आप लोगों को बताया गया कि आर्य कहाँ से आए। सब लोगों ने अपना अपना तर्क दिया कि आर्य यूरेशिया से आए या फिर जो है आर्कटिक से आए, कि कहीं से सब लोगों ने अपना अपना तर्क दिया। तो देखिए आज हम लोग बात करेंगे इसके पूर्व वैदिक काल के बारे में। पूर्व वैदिक काल चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा, यहाँ से सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक जीवन के बारे में। जो पूर्व वैदिक काल के लोग निवासी थे उन लोगों का जो है राजनीतिक जीवन कैसा था, मतलब अगर हम बात करेंगे उनका राजनीतिक जीवन मतलब राजतंत्र था कि प्रजातंत्र था, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिए वहाँ पर जो राजनीतिक जीवन में बात करेंगे तो एक कबीलाई जीवन था इनका। क्या था? कबीलाई जीवन। कबीलाई जीवन का मतलब ये लोग कबीला बनाकर रहते थे और बड़े बड़े कबीला बनाकर रहते थे, उसी हिसाब से अपने जीवन का यापन करते थे। अगर हम बात करेंगे राजन की, तो राजन जो होता था, राजन जो है वो राजा कहलाता था। राजा को सीमित अधिकार था। सीमित अधिकार का मतलब ये है कि वो कोई बड़ा काम करने के लिए, किसी भी प्रकार का काम करने के लिए वो निर्णय नहीं लेता था। वो जो है सीमित अधिकार का मतलब यहाँ से हो गया वो सबकी सहमति के बिना जो है चलता था। अगर हम ऐसा नहीं है कि राजा का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन अधिकार था, मतलब इस प्रकार से नहीं था कि अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की तरीके की किसी भी चीज़ का बड़ा जो है निर्णय लेना, ऐसा कुछ नहीं था। तो नॉर्मल जो है इन लोगों का जो है अधिकार था, सीमित अधिकार था। अगर हम बात करेंगे राजा की सहायता के लिए सीमित सभा विधवगढ़, राजा की सहायता के लिए सीमित सभा का आयोजन किया जाता था। सभा में जो लोग बैठते थे उन लोगों का भी मत लिया जाता था। और विधवगढ़ मतलब जो है गढ़ का मतलब वहाँ के जो लोग निवासी थे उनका भी मत वहाँ पर आपको लिया जाता था। यहाँ से अब देखिएगा आपका आता है सीमित। सीमित मतलब आम सभा। आम सभा मतलब आम लोग, आम नागरिक का भी वहाँ पर महत्व होता था। सभा की बात अगर हम करेंगे यहाँ से तो ये समिति है। समिति मतलब आम सभा की समिति बनाकर वो लोग चलते थे। सभा की बात करेंगे तो कुलीनों की संख्या और पढ़े लिखे मतलब जो लोग पढ़े लिखे थे, जो लोग कुलीन थे उनकी संख्या बहुत कम थी। विधव का मतलब उपज लूट बंटवारा कहने का मतलब जो उपज करते थे, जो वो लोग क्या कहते हैं कि उपजाऊ करते थे, उपज करते थे। हाँ देखिए, उपज मतलब जो वो लोग क्या करते थे, किसी भी खाद्य पदार्थ का उपज करते थे या फिर लूट करते थे तो उसका जो है बंटवारा करते थे, बराबर भागों में बांटते थे अपने स्तर से। गढ़ की बात करेंगे तो कुलीनों की सभा, और कुलीनों की सभा जो है उनकी अलग सभा के अकॉर्डिंग वहाँ पर रखा गया था। और अधिकारी को जो है रत्निन कहलाते थे। अधिकारी जो थे वहाँ के रत्निन कहलाते थे। अधिकारी जो है पुरोहित, सेनानी, पुरम, स्पर्श, गुप्तचर,
जो पुरोहित है, पुरोहित को भी जो है पुरोहित की भी बातें मानी जाती थी। और सेनानी मतलब सेना का जो है भी वहाँ पर जो है उतने बड़े स्तर पर नहीं था, लेकिन जो है सेना भी वहाँ नॉर्मल तरीके से थी। और पूरम स्पर्श गुप्तचर मतलब गुप्तचर लोग भी वहाँ पर थे कि राजा के गुप्तचर थे। अब यहाँ से बात करेंगे, सेना नियमित नहीं थी। सेना नियमित का मतलब बहुत बड़े स्तर पर सेना नहीं थी, नॉर्मल सेना थी। वो लोग ऐसा नहीं था कि किसी एक गांव से लूट कर किसी दूसरे गांव को लूट लें या उसमें जो है लड़ाई करा लें, तो कोई भी उसमें नॉर्मल तरीके से सब चलता था, तो सेना नियमित नहीं थी। अब हम बात करेंगे यहाँ से बलि के बारे में। बलि का मतलब हो गया कर। कर कौन लेता था? राजा लेता था। और राजा को जो है वहाँ के लोग स्वेच्छा से कर देते थे, अपनी इच्छा अनुसार वहाँ पर कर देते थे। और वहाँ पर न्याय का उल्लेख नहीं है कि किसी भी प्रकार का अगर कोई बात हो जाती थी तो वहाँ पर कोई न्याय का उल्लेख नहीं दिखाया गया है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनके सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन हमारा समाज समतावादी था। कहने का मतलब वहाँ पर आपको समाज एक प्रकार समान मिलेगा, कोई भी वहाँ जो है धर्मनिरपेक्ष या कोई भी लड़ाई दंगा फसाद ऐसा कुछ कोई भी नहीं था। नॉर्मल मतलब कह सकते हैं कि अच्छा जीवन वहाँ पर चलता था। समाज समतावादी था, समाज समान था। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित 9वें मंडल पर जो है वर्ण व्यवस्था जो था वो 9वें मंडल पर हमारे जो है मिलता है। कर्म के आधार पर जो है वर्ण व्यवस्था को रखा गया था। ठीक, और आपको बता दें कि जो जैसे ये सभ्यता थी, तो अगर ये आने वाला जो पूर्व वैदिक काल सभ्यता है, ये नगरीय सभ्यता के अंतर्गत इसको माना गया। लेकिन यहीं पर अगर हम उत्तर वैदिक काल की सभ्यता को मानेंगे तो वो जो है हमारी ग्रामीण सभ्यता के अंतर्गत आएगी। यहाँ देखिए 10वें मंडल में पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और दास प्रथा का प्रचलन था, यहाँ पर जो है दास प्रथा का प्रचलन था। और परिवार कुल सबसे छोटी इकाई थी। परिवार जो था वहाँ के लोगों के जो परिवार था, कुल था, वो उसको सबसे छोटी इकाई माना जाता था। और पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार, पिता को सबसे ऊंचे पद पर माना जाता था, माता को भी माना जाता था। लेकिन यहाँ से हम कहें संयुक्त परिवार तो माता पिता और उनकी फैमिली जो रहती थी, परिवार रहता था, बहुत ही संयुक्त मिलजुल कर रहता था। और अगर हम स्त्री की बात करेंगे तो यहाँ से देखिएगा उपनयन संस्कार, प्रत्येक स्त्री के अंदर संस्कार जो है रहता था। एवं उनको जो है शिक्षा का अधिकार मिला था कि वो चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों लोग जो है शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्त्री की बात करेंगे तो स्त्री को जो है शिक्षा का अधिकार था। पुनर्विवाह, अगर एक बार किसी भी स्त्री का विवाह हो चुका है, उसके बाद अगर कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे उसकी जो है वो अकेले जो है अपना सारा जीवन व्यतीत कर रही है, तो वहाँ पर आपको पुनर्विवाह का भी जो है मिलता है कि साक्ष्य मिलते हैं कि पुनर्विवाह होता था। नियोग प्रथा पर बाल विवाह भी वहाँ पर जो है था। और दहेज प्रथा नहीं थी। गार्गी मैत्रेयी कात्यायनी, ये जो है जो स्त्रियां थी उनके एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि नाम है कि जैसे उसी अकॉर्डिंग उनको रखा गया था। चलिए देखिएगा आगे हम लोग बात करते हैं शाकाहारी एवं मांसाहारी। वह जो हमारे वैदिक सभ्यता के लोग जो थे वो शाकाहारी थे और मांसाहारी थे। कहने का मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। अगर हम इनके मनोरंजन की बात करते हैं तो पास नृत्य संगीत मतलब ये लोग जो है नृत्य पर जो है और संगीत पर बहुत ज़्यादा एंजॉय लेते थे। संगीत और नृत्य से ही अपना जो है समय व्यतीत करते थे। अब देखिएगा आगे हम लोग बात करते हैं इनके आर्थिक जीवन की, कि वैदिक सभ्यता या पूर्व वैदिक सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था। हमने अभी बात किया सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन के बारे में। राजनीतिक जीवन राजा के अनुसार चलता था जो है, और ये लोग कबीला बनाकर रहते थे, कबीलाई जीवन इनका रहता था। सामाजिक जीवन में हमने बात किया कि उनका समाज कैसा था और वो उसमें जो है स्त्रियों का कितना अधिकार था, पुरुषों का कितना अधिकार था, परिवार कैसे रहता था, और इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जो है बात किया। अब हम लोग बात कर रहे हैं आर्थिक जीवन के बारे में। तो आर्थिक जीवन का मतलब ये हो गया अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। जो वहाँ के लोग थे, जो पूर्व वैदिक काल के जो लोग थे, उनका मुख्य आधार था पशुपालन।
पैसा या अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? पशुपालन। गाय को अदन्य माना जाता था और गाय का सर्वाधिक महत्व, गाय को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। और जो है इसमें जो है 176 बार गाय का जो है प्रयोग किया गया है, 176 बार गाय का प्रयोग किया गया है। और घोड़े का प्रयोग ये लोग रथ के यूज के लिए करते थे, रथ में जो है यूज के लिए करते थे। अब हम देखेंगे यहां से कृषि का महत्व कम, कृषि का महत्व बहुत कम जो है था। उतने टाइम जो है ये लोग उतने ज़्यादा हम कह सकते हैं कि सारी चीज़ों को नहीं समझ पाए थे, इसलिए वहाँ पर जो है कृषि का महत्व बहुत कम था। धीरे धीरे जो है इन लोगों में जो है माइंड मेकअप होता गया, कैसे क्या करना है, तो जो है धीरे धीरे चलता रहा। फिर यहाँ अगर हम बात करेंगे कृषि का जो है 24 मंत्र कृषि, 24 बार जो है कृषि का प्रयोग किया गया। अगर हम बात करेंगे उद्योग भी सीमित था, इनका जो उद्योग था तो वो भी इनका सीमित था। कोई बहुत बड़े स्तर पर ये लोग उद्योग या व्यापार नहीं करते थे, बहुत ही छोटे स्तर पर करते थे, नॉर्मल तरीके से। अगर यहाँ देखिएगा, यहाँ बढ़ईगिरी और रथकार, बढ़ईगिरी लकड़ी बनाने वाला है, लकड़ी से सामान बनाने वाला, रथकार रथ बनाने वाला। व्यापार विनिमय द्वारा लेन देन, व्यापार विनिमय होता था तो व्यापार विनिमय द्वारा लेन देन करते थे ये लोग। व्यापार विनिमय का मतलब ये हो गया कि एक जो है लेन देन मतलब बदलना, हो सामान से सामान को बदल लेना। पैसा का कोई भी उतनी टाइम मुद्रा की खोज नहीं हुई थी, किसी भी चीज को अगर वो लोग लेते थे, बदलते थे, कोई सामान उनके प्रयोग की थी जो उनको अच्छी लगती थी, वो लोग क्या करते थे, एक दूसरे से बदल लेते थे सामान को। उतनी टाइम मुद्रा की खोज नहीं हुई थी। केवल आंतरिक व्यापार, केवल ये लोग आंतरिक व्यापार करते थे, बड़े स्तर पर व्यापार नहीं करते थे कि एक देश से दूसरे देश तक व्यापार करना या एक जगह से दूसरे जगह पर या बंदरगाहों पर व्यापार करना, ऐसा कोई प्रचलन वहां पर नहीं था। केवल आंतरिक व्यापार होता था और मुद्रा की खोज उतनी टाइम नहीं हो पाई थी। तो ये था आपका आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम बात करेंगे धार्मिक जीवन के बारे में। धार्मिक जीवन समझिएगा, प्रकृति पूजन एवं बहुदेववादी, प्रकृति की पूजा की जाती थी और ये लोग बहुदेववादी किस्म के लोग थे। और आपको हम बता दें कि देवताओं को 3 भागों में इन लोगों ने श्रेणी में बांटा था कि जो देवता थे उन देवताओं की ये लोग पूजा करते थे, तो देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। यहां से देखिए एक था अंतरिक्ष और पृथ्वी और आकाश। अंतरिक्ष में इन लोगों ये लोग जो है इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु इनकी पूजा करते थे अंतरिक्ष में। पृथ्वी में अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति इनकी पूजा करते थे। और आकाश की अगर हम बात करेंगे तो सूर्य, वरुण, उषा, सविता, विष्णु इनकी पूजा करते थे ये लोग। समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे आगे, इंद्र जो है सबसे प्रमुख देवता माना जाता था। इंद्र को जो है सबसे प्रमुख देवता माना जाता था। इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुरंदर। और अग्नि, अग्नि की बात करेंगे तो अग्नि जो है मध्यस्थ देवता, अग्नि को मध्यस्थ देवता माना जाता था। वरुण, वरुण को वर्षा का देवता माना जाता था। वरुण को वर्षा का देवता माना जाता था। अगर हम सविता की बात करते हैं तो सविता को चमकता सूर्य मतलब गायत्री मंत्र, सविता चमकता सूर्य, गायत्री मंत्र का प्रयोग यहीं से लिया गया है। मित्र, मित्र का मतलब उगता सूर्य, उगता सूर्य जो है मित्र लिया गया है। और यहां से देखेंगे अश्विन, अश्विन मतलब चिकित्सम देवता, चिकित्सम देवता की पूजा करते थे ये लोग। पूषण देवता मतलब पशुओं औषधि, मतलब पशुओं की औषधि का यूज करते थे, तो वहां पर ये लोग पूषण देवता की पूजा करते थे। सोम, सोम मतलब वनस्पति के देवता, जो इनके वनस्पति देवता थे उन वनस्पति देवता की पूजा ये लोग सोम की तरह करते थे। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो पूर्व वैदिक काल, राजनीतिक जीवन, और बात करेंगे सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन की। किसी भी सभ्यता में आपको अगर राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन, ये 4 जीवन अगर आप लोग पढ़ लिए हो, इनको अच्छे समझ लिए हो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे वो वैदिक सभ्यता हो, जितनी भी सभ्यताएं हैं इनमें अगर ये 4 पार्ट आप पढ़ लिए हो तो आप एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आ सकते हो। क्योंकि किसी भी चीज को जब वहां पर फैक्ट के तरीके से आपको समझाया जाता है, जब बताया जाता है, तो वहां से आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं। और ये वीडियो जितने भी लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।
और चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को जरूर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। इसके जस्ट बाद पूर्व वैदिक काल के बाद हम लोग बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो यहीं से हमारा जो है वैदिक सभ्यता खत्म हो जाएगी। इसके बाद फिर हम लोग नया टॉपिक लेंगे और उस नए टॉपिक के बारे में फिर हम लोग बात करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए जोश के साथ, जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।